जय दो भारतम बंधुओं। बंधुओं, आज डे 8 की क्लास में हम मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। आप जानते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से होता है, जो कि एक अरब आक्रांता था। इसके बाद हम महमूद गजनवी के आक्रमण को पढ़ते हैं, जिसे एक तुर्क आक्रांता माना जाता है। आपके मन में शंका ये रहती है कि भाई इसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ, मृत्यु अफगानिस्तान में हुई, शासन अफगानिस्तान में किया, फिर इसे तुर्क आक्रांता क्यों कहा जाता है, अफगान क्यों नहीं कहा जाता? तो इस शंका का समाधान हम आज करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे, पहला जो मुस्लिम आक्रांता था 712 ईस्वी में। तो ये एक अरब आक्रांता था। अरब है कहाँ? नक्शे में देखिएगा जरा, कुछ देशों की नक्शे की ज़रूरत पड़ेगी। स्मार्ट बोर्ड है नहीं हमारे पास कि हम आपको नक्शा इंटरनेट से खोल के दिखा दें उसका तस्वीर, तो हम मार्कर से ही अपने बना लेते हैं श्याम वर्तिका से। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। तो ये है हमारा भारत। भारत यहाँ से शुरू होती है पाकिस्तान की सीमा, यहाँ पर आता है आपका अफगानिस्तान, यहाँ से ईरान की सीमा शुरू होती है, यहाँ से तुर्की, यहाँ से शुरू हो जाता है सीरिया, और यहाँ से आपका इराक। ये रहा आपका इराक। यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ से शुरू हो जाता है सऊदी अरबिया, यहाँ पर है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, और यहाँ पर कतर है छोटा सा। ठीक, सबका नामकरण करते हैं। भारत के बाद ये पाक, ये अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पर तुर्की है, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये इराक है, ये सऊदी अरब है, सऊदी अरबिया, कतर है छोटा सा, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये कतर। इसी के नीचे यमन और ओमान है, नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर श्रीलंका आपका है, ये भी महत्वपूर्ण। चलिए, श्रीलंका हो गया। ठीक, इतना आपने देख लिया। अब अरब कहाँ से आए? ये है अरब। पहले अरब में ये सऊदी अरबिया के साथ ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, इराक, सीरिया, ये सब सीरिया नहीं, इराक, जॉर्डन, ये सारे देश पहले अरब में आया करते थे। ये सारे देश पहले अरब में होते थे। तो यहीं से अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम भारत आया। भारत के किस हिस्से में आया? सिंध पर आक्रमण किया। आज के समय में सिंध माना जाता है। ये पाक का जो आपका दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा ये सिंध माना जाता है। लेकिन उस समय पाकिस्तान का अधिकांश हिस्सा, ये उत्तर का भी, सिंध कहलाता था। ठीक, यहाँ पर एक है मकरान। ये मकरान पहले उस समय में इसकी सीमा यहाँ तक पाकिस्तान के इस हिस्से तक फैली थी, मकरान की। इसी मकरान के रास्ते मोहम्मद बिन कासिम आया था, सिंध पर आक्रमण किया। यहाँ पर ये सिंध पर आक्रमण किया, चाहता तो सिंध को जीता, चाहता तो ये भारत को भी जीत सकता था। उस समय कोई वैसा योग्य शासक था नहीं। आपने पढ़ा, हर्षवर्धन के बाद कोई वैसा शासक आया नहीं जो भारत को एक रख सके। कई हिस्सों में टूटा था भारत, तो चाहता तो इसको भी जीत सकता था, लेकिन इसे अरब वापस बुला लिया गया। क्यों बुला लिया गया, इसको भी जानेंगे हम। देखिए, सऊदी अरबिया के खलीफा, यहाँ के राजा को खलीफा कहा जाता है। तो इसके खलीफा थे अल वालिद, खलीफा अल वालिद। इसके खलीफा कौन थे? अल वालिद। तो खलीफा अल वालिद। ठीक, खलीफा अल वालिद, यहाँ के खलीफा, यहाँ के राजा। इनके एक भाई थे खलीफा अल वालिद के नाम था अबूद अल मलिक। क्या नाम था भाईजान का? छोटे भाई थे, नाम था अबूद अल मलिक। अबूद अल मलिक, अबूद अल मलिक। ठीक, ये बड़े गड़बड़ किस्म के आदमी थे, बहुत गड़बड़ आदमी था। अपनी हरकतों की वजह से इसके बड़े भाई ने इसको कई बार जेल में ठूस दिया था।
जिसके चलते इसके मन में अपने बड़े भाईजान के प्रति बहुत नफरत थी, बहुत नफरत करता था। खैर, जो ये सऊदी अरबिया है, इसमें एक शहर है छोटा सा, नाम है उसका ताइफ। क्या नाम है? ताइफ। उस शहर का नाम है ताइफ। ठीक, ताइफ। इस ताइफ शहर में एक छोटा सा कबीला है। इस छोटे से कबीले का नाम है अल सकीफ। क्या नाम है? अल सकीफ। ठीक, इस अल सकीफ नाम के कबीले में एक बहुत ही काबिल इंसान पैदा हुआ। नाम था उसका हैजाज बिन यूसुफ। क्या नाम था? हैजाज बिन यूसुफ। देखिएगा, हैजाज बिन यूसुफ, पहले सही यूसुफ। ठीक, इसकी काबिलियत का पता चला खलीफा अल वालिद को, और जैसे ही खलीफा अल वालिद को इसकी काबिलियत का पता चला, इन्होंने क्या किया कि इसको बुला लिया। कहा, बाबू तुम बड़े काबिल हो, तुम हमारे इराक को हैंडल करो, इसके सरदार बन जाओ, इसके छत्रक बन जाओ, इसके राज्यपाल बन जाओ, इसको हैंडल करो। इराक यूरोप का ही था, तो ये कहना मान गए और इराक के राज्यपाल बन गए। कौन बन गया? हैजाज बिन यूसुफ, द गवर्नर ऑफ इराक। ठीक, इराक के राज्यपाल बन गए। अब इन हैजाज बिन यूसुफ के एक छोटे भाई थे, नाम क्या था उनका? कासिम बिन यूसुफ। क्या नाम था? कासिम बिन यूसुफ। छोटे भाई का नाम कासिम बिन यूसुफ। ठीक, कासिम बिन यूसुफ उतने काबिल नहीं थे जितने इनके बड़े भाई, लेकिन इन्होंने एक काबिल बेटे को जरूर जन्म दिया। बेटा बड़ा काबिल। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन यूसुफ। इन्हीं के बेटे का नाम था मोहम्मद बिन यूसुफ। ये थे हैजाज बिन यूसुफ के भाई, और इनका एक बेटा था, नाम था मोहम्मद बिन यूसुफ। साथ में लिखते जाइए आप। नीचे हो गया, दिख नहीं रहा होगा? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन यूसुफ इनके बेटे। जब ये 4-5 साल के थे, उसी उम्र में इनके अब्बू जान की मौत हो गई। ये अल्लाह को प्यारे हो गए। कौन? कासिम बिन यूसुफ। पता चला जैसे ही हैजाज बिन यूसुफ को इराक में थे, भागे भागे तुरंत आ गए ताइफ में, अल सकीफ कबीले में। और जैसे ही आए, देखा मोहम्मद बिन यूसुफ ने अपने चचा जान को जाके दौड़ के एकदम लिपट गए और रोने लगे, चचा जान, चचा जान। तो इनके चचा जान ने कहा, रो क्यों रहे हो? तुम रोने के लिए पैदा नहीं हो, अपने दुश्मनों को रुलाने के लिए पैदा हुए हो। हाथ रख दिए सर पे, साथ में लेते गए इराक। साथ में किसको? मोहम्मद बिन यूसुफ को ये साथ में लेते गए इराक, और इनको ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया। सब बड़ा से बड़ा हथियार, अस्त्र शस्त्र सब चलाना सिखाया, प्रशासन को संभालना, शासन करना सिखाया, पूरा ट्रेनिंग दिया। और तो ये गुरु बन गए। चचा जान से हैजाज बिन यूसुफ गुरु बन गए, लेकिन ये गुरु गुरुवे रह गए और चेला चीनी हो गया। इनसे भी आगे मोहम्मद बिन यूसुफ। बहुत काबिलियत था मोहम्मद बिन यूसुफ। देखा हैजाज बिन यूसुफ ने काबिलियत को, तो इनकी एक बेटी थी जुबैदा। हैजाज बिन यूसुफ की एक बेटी थी, नाम था जुबैदा। क्या नाम था? जुबैदा। तो इस जुबैदा का निकाह कर दिया। इसका निकाह कर दिया किसके साथ? मोहम्मद बिन यूसुफ के साथ। ठीक, अरे मोहम्मद बिन यूसुफ उस समय से रट रहे हैं, कासिम ना हुआ, मोहम्मद बिन कासिम नाम था। यूसुफ यूसुफ रट रहे हैं उस समय से, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के साथ किसका विवाह हो गया? जुबैदा का। पहले भतीजा था, फिर चेला बना, अब दामाद बन गया। ठीक, ऐसी प्रगति हो रही है इसमें। ठीक है, हाँ। तो कहीं भी देश में अराजकता होती थी, तुरंत मोहम्मद बिन यूसुफ को ही भेजता था, सब कंट्रोल कर लेता था मोहम्मद बिन यूसुफ। इसका बहुत नाम हो गया था। किसका? हैजाज बिन यूसुफ का। मोहम्मद बिन कासिम के चलते बहुत नाम हो गया था। नाम पहुंच गया श्रीलंका तक। कहाँ तक पहुंच गया? श्रीलंका तक। श्रीलंका के राज्यपाल के कानों में इसकी प्रशंसा की गूंज सुनाई दी। इसने सोचा, अगर ये हमारे मित्र बन जाएं
तो इनकी शक्ति हमारी हो जाएगी, हमें फिर कोई हरा नहीं पाएगा, हम बलशाली हो जाएंगे। इन्हें मित्र कैसे बनाएं? तोहफा पहले भेजा जाए। तो तोहफा भेजें, तोहफा के लिए एक बहुत बड़ा जहाज का प्रबंध कराएं, एक बड़का जहाज लग गया अगर एकदम बड़का जहाज। और इस बड़का जहाज में एक तोहफा रखवाएं। क्या क्या? कई किस्म के कीमती घोड़े, आधुनिक हथियार जितने यहाँ पर होते थे, बढ़िया एकदम हथियार, और कई गुलामों को, साथ में औरतों को भी, धन उन पूरा पैसा वैसा संपत्ति पूरा बड़का जहाज में करके इसको रवाना किए। कहाँ रवाना किए? इराक की तरफ रवाना किए। तो ये जहाज कैसे जा रही थी? अब देखिए गजरा, ये जहाज जो था, ये जहाज, अब देखिए गजरा, ये जहाज समुद्री रास्ते से ऐसे होते हुए और यहाँ से इराक में जाने वाली थी। यहाँ पर जहाज लगने वाला था, ठीक, समुद्री रास्ते से। पूरा ये तो समुद्र है, पूरा सब इधर जानिए रहे हैं, अरेबियन सी पूरा है, सब समुद्र है, नीचे हिंद महासागर है। तो इस समुद्री रास्ते से पूरा समुद्र चारों तरफ है, समुद्र है, और इसी समुद्री रास्ते से ये जहाज जाने वाली थी, ठीक। तो ये जहाज देखिएगा पाकिस्तान के सिंध के पास से होकर गुजर रही है। यहाँ पर ये सिंध है पाकिस्तान, यहाँ से होकर गुजर रही है ये जहाज। इसकी खबर लगी सिंध के राजा दाहिर सेन को इसकी खबर चली। दाहिर सेन राजा था। कौन राजा था? दाहिर सेन। गुस्सा गया, कहा श्रीलंका का राज्यपाल हमको तोहफा नहीं भेज रहा, हज्जाज बिन यूसुफ को भेज रहा, इराक के राज्यपाल को भेज रहा, वो उतना दूर है तो उसको भेज रहा है, उतना नजदीक है तो हमको नहीं भेज रहा, और ऊपर से हमको जलाने के लिए हमारे रास्ते से ले जा रहा है। एक काम करो, वो आतंकवादियों सबको बुलाओ। तो उस समय भी आतंकवादी था, नाम था लुटेरों का संगठन था, कई लुटेरों का। जिस तरह इस समय वर्तमान पाकिस्तान सरकार जिस तरह आतंकवादियों को संरक्षण देती है, उस समय ये भी सब देता था, सब करवा देता था उन सबसे। उसके बाद से बोलता था, जनाब हम क्या करें, हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं इन आतंकवादियों का सफाया करने की, हम साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि बड़े बड़े हुकूमत ने बहुत कोशिश की इन आतंकवादियों के खात्मे की, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं होते। हम क्या कर सकते हैं, हमारी तरफ से जो बनेगा, आप जो कहेंगे हम बिल्कुल करेंगे। सब करवाता है सब यही, ऊपर से एकदम साफ दाफ बन जाता है। तो उस समय भी कुछ ऐसा था, दाहिर सेन लुटेरों के कुछ संगठन को, आतंकवादियों को, अराजक तत्वों को ऐसा संरक्षण दे रखा था, सब गलत काम इनसे करवा देता था। बुलवाया, कहा कि जरा सबक सिखाओ तो श्रीलंका के राज्यपाल, जहाज लूट लो और जितनी बर्बरता हो उसमें मौजूद आदमियों के साथ कर सकते हो करो, कत्लेआम कर दो। ये सब गया, जहाज पर एकदम हमला बोल दिया, सिंध से पूरा लुटेरा सब जहाज को लूट लिया, जितने भी आदमी थे सबको मार दिया, औरतों को भी हत्या कर दी, सबको मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। ये वो था वफादार कुत्ता अपने मालिक का। बोला कि तुम्हें पता है ये जहाज कहाँ जा रही है? ये इराक के राज्यपाल हज्जाज बिन यूसुफ के वहाँ जा रही है, उन्हें पता चलेगा तो तुम लोग का पता है क्या हश्र होगा। इस सब घमंड में मतलब, अच्छा इतना वफादार बन रहा है, जाओ तुमको छोड़ दे रहे हैं, जाकर उसको खबर सुनाओ तो कि हमने लूट लिया, देखें क्या कर लेता है। भगले गया इराक के पास, हज्जाज बिन यूसुफ बोल रहा कि मालिक उन्होंने हमारे जहाज को लूट लिया, सबको मार दिया, सब किस्सा सुनाया। हज्जाज बिन यूसुफ गुस्सा गए एकदम, बोला कि बुजदिल तुम अपनी जान बचा के सबको छोड़कर भाग के इधर आकर हमको ये सुना दी, तुम बुजदिल है? बोला नहीं बुजदिल नहीं है, हम तो लड़ रहे थे सबसे, फिर सब जब मर गया तो देखें भाई, अब सोचे कि ये संदेशा आपको बताना भी जरूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा असलियत का, तो भागले आए। अच्छा ये बात, वजीर आजम एक खत लिखिए, दाहिर सेन के पास से खत लिखिए हमारे नाम से। खत में क्या था कि जितनी लूटा है लुटेरों ने, उतना सब संपत्ति आप हमको दीजिए और इनको सजा भी दीजिए, इनको पकड़ कर, और सब लूटी हुई संपत्ति भी वापस करिए। दाहिर सेन के पास खत गया, खत को फाड़ दिया, एक खत लिखा,
हज्जाज बिन यूसुफ के पास, कहा कि जो करना है कर लो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं जो तुमने कहा है। अब तो हज्जाज बिन यूसुफ का दिमाग खराब हुआ, तुरंत मोहम्मद बिन कासिम से बोला, जी चाचा जान, जाओ दाहिर सेन को सबक सिखाओ, उन्होंने हमारे जहाज़ को लूटा है, तुम उन्हें लूटो, आक्रमण करो, उसे मारो, उसे लूटो। और उन्होंने श्रीलंका द्वारा भेजे गए हमारे तोहफे को हम तक पहुंचने नहीं दिया, तुम वहाँ से तोहफों को भेजो हमारे लिए। मोहम्मद बिन कासिम चल पड़ा, इराक से चल पड़ा और मकरान के रास्ते दाखिल हो गया पाकिस्तान में। पहले पूरा मुल्तान पर कब्जा किया, फिर पूरा धीरे धीरे करते करते पूरा सिंध पर कब्जा कर लिया। पूरा सिंध पहले तो पूरा पाकिस्तान में फैला था, पूरा सिंध कहा जाता था पूरे पाकिस्तान को ही, अधिकतर हिस्सों को तो पूरा कब्जा कर लिया। दाहिर सेन को मार दिया, दाहिर सेन को मार दिया और वहाँ पर लूट अपना शुरू कर दिया। जब तक इधर ही आया सिंध को जीता, तब तक यहाँ पर क्या क्या हो चुका था अरब में क्या क्या हो चुका था कि जो अबूद अल मलिक था, ये मौका अच्छा जाना कि मोहम्मद बिन कासिम गया है और ये सब बुढ़ाइए गया है। ये हमारा बड़का भाई अल वालिद बुढ़ा गया है, इसका राज्यपाल वो भी बुढ़ा गया है, ये सब ज़्यादा कुछ हमारा उखाड़ पाएगा नहीं, इन सबको मरवा देते हैं। चुपके चुपके मरवा दिया, किसको पता भी नहीं चला कि यही मरवाया है, सबको लगा स्वाभाविक मृत्यु हुई होगी, और उसमें कोनो पोस्टमार्टम वाला सिस्टम थोड़ा नहीं था, तो सब मरवा दिया दोनों को। खबर पता चला मोहम्मद बिन कासिम को, छटपटिया गया तुरंत, चचा जान चले गए, हम वापस आएंगे, वापस आने लगा। अब सिंध पर पूरा जीता नहीं था, पता चला जैसे ही अबूद अल मलिक को तुरंत वो खत लिखा, कहा नहीं तुम्हारे चचा जान का सपना था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तुम भी अपने देश को मत झुकने दो, सिंध पर पूरा कब्जा करो, बीच में छोड़कर जंग मत आओ। ठीक है नहीं आएंगे। इसको विश्वास हो गया कि अबूद अल मलिक जो है ये अपने भाईजान को बहुत चाहता था, ये वफादार बढ़िया आदमी है। ऐसा नखरे किया, मरने के बाद मरवा दिया खुद और नखरा करने लगा, तो भाई मान गया। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर रहा और इसने तोहफा भेजने वाला था तो अपने चाचा जान को, लेकिन अब चाचा जान रहे नहीं, खलीफा रहा नहीं, ये अब वर्तमान में खलीफा है, तो इनको तोहफा भेजा। जो दाहिर सेन की दो बेटियां थीं, एक का नाम था सूर्या और एक का नाम था परिमला। तो एक का नाम सूर्या था और एक का नाम परिमला, देखिएगा यार, सूर्या और परिमला, ठीक, दोनों को भेजा तोहफा में। श्रीलंका का राज्यपाल तोहफा में भेजा था औरतों को, ये सब कत्लेआम कर दिया, तो ये दोनों को ही भेज दिया किसके पास, खलीफा के पास। क्योंकि चचा जान तो थे नहीं, उनसे बोला था तोहफा भेजने के लिए, तो थे नहीं, और पुराने जो खलीफा थे वो भी नहीं, अब के जो खलीफा है उनके पास भेजा, अबूद अल मलिक के पास। ये तो असलियत जानता नहीं था मोहम्मद बिन कासिम। ये जब पाया खलीफा तो बड़ा खुश हो गया, भाई ये तो बड़ा वफादार है, भाई हमको कितना शरीफ समझ रहा है, ताकतवर भी है। एक काम करते हैं, वो तो लूटने के लिए बोला था सब, हमारा दुश्मनवा सब, वो हज्जाज बिन यूसुफ हुआ हमारे लिए दुश्मने के बराबर था, तो लूटने के लिए बोला था। हम बोलते हैं कि लूटो, लेकिन किसी को पता ना चले कि तुम लूट रहे हो, ऐसे लूटो, किसी को पता ना चले कि तुम लूट रहे हो, इस तरह से लूटो। इससे क्या होगा, शासन बना रहेगा, शासन करना और शासन को आगे बढ़ाना, ताकतवर है, पूरे हिंदुस्तान पर भी फतह कर सकता है, और शासक कौन होगा, हम होंगे, हमारे लिए ये काम करेगा क्योंकि है वफादार ये। ये सब इसके दिमाग में चला, बोला ठीक है लूटो, लेकिन बढ़िया से लूटो, किसी को पता ना चले कि लूट रहे हैं। बोला ठीक है भाई, हम ऐसे ही लूटेंगे। शासन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर दिरहम नाम का सिक्का चला दिया। कौन सिक्का? दिरहम नाम का। जो दिरहम यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी है, वही दिरहम। तो दिरहम का सिक्का कौन चलाया था? मोहम्मद बिन यूसुफ चलाया था। दिरहम यूनाइटेड अरब अमीरात की यही करेंसी है इस समय, दिरहम। ठीक, ये दोनों गई सब। इन दोनों के मन में पूरा बैर था मोहम्मद बिन यूसुफ के लिए, क्योंकि उन्होंने इसने पिता को मारा था इनके। ये सब जाके अबूद अल मलिक को, खलीफा को भड़काने लगी, सब कान भरने लगी इसके खिलाफ, मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ कान भरने लगी सब। ये सब देखिए, वो शासक बनने का प्रयास कर रहा है। देखिए आवाम उसको कितनी पसंद कर रही है। आवाम की आवाज़ को आप पहचानिए, सिंध की आवाम उसे अब पसंद करने लगी है। वहाँ पे वो शासन कर रहा है। धीरे धीरे हो सकता है वो वहाँ का शासक स्वयं को घोषित कर ले, आपको कुछ ना मिले,
और आपकी असलियत का जब पता चले तो वो आप पर ही आक्रमण कर दे, आप पर हमला कर दे। इसका दिमाग ठनक गया, तुरंत खत लिख रहा है, देख रहे हैं तुम बहुत रहम दिखा रहे हो, हमने थोड़ा सा कहा शासन करो और तुम पूरा रहम दिखा रहे हो वहाँ की आवाम पर, आवाम तुमसे खुश है, इतना रहम मत दिखाओ। कहा मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है नहीं दिखाएंगे रहम। अबे लगा देते हैं जजिया का। कौन सा कर? जजिया का। जजिया का क्या था ये जजिया का? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि इस्लाम शासक यहाँ पर शासन कर रहा है, इसलिए ये इस्लामिक राज्य है, इस्लामिक स्टेट है, और इस्लामिक राज्य में केवल इस्लाम धर्म के लोग ही रह सकते हैं। अगर दूसरे किसी धर्म के लोग रहते हैं तो उन्हें कर देना पड़ेगा जजिया कर। अगर वो इस्लाम राज्य में रहकर अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, अपने धर्म से पर रहना चाहते हैं आराम से, तो उन्हें जजिया कर देना पड़ेगा। उस समय तक कुछ इसके प्रभाव में आकर कुछ लोग इस्लाम धर्म को कबूल चुके थे, इस्लाम धर्म इंट्रोड्यूस हो गया था भारत में। इस्लाम धर्म का प्रचार सबसे पहले इसी ने किया। इससे पहले इस्लाम के बारे में भारत में कोई नहीं जानता था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद लोग जानने लगे। कुछ लोगों ने इस्लाम को अपना लिया, कई सारे तो इसके साथी वहीं से आए थे, अरब से आए थे, यहाँ पर बस गए। इसकी फौज पूरी थी ही इस्लामिक। तो बाकी इन सबको छोड़कर बाकी जो भी है उसे जजिया कर देना पड़े, बता दिया। खलीफा फिर बोला कि तो बढ़िया है, ये जजिया कर लगा दिया, जनता भी अब उतनी खुश नहीं रहेगी इससे, इसका मतलब इसके मन में कोई छल है नहीं, और ऊपर से पैसा भी और ही आएगा, क्योंकि अधिकतर संख्या तो हिंदू है, गैर मुस्लिम है, तो पैसा भी खूब आएगा। तो इस असूलिया पर मतलब दोनों बोलने लगी, अरे वो आपको भगाने का प्रयास कर रहा है, आपका ध्यान भटकाने का, कि देखिए हम दिखावे के लिए वो लगा दिया है जजिया कर। अब तक गुस्साया खलीफा, अरे जब से तुम सब भाई है और उसकी खेव पुराई खाती, भाई मोहतरमा तुमको हो क्या गए, तुम सब उसको क्यों ऐसा बोलते? ऐसा बोल रही, अरे वो जल्लाद है, जल्लाद बोलती, वो इतना वफादार को तुम जल्लाद बोलती, अरे वो जालिम है, हम नहीं सुनेगा मोहतरमा। तो ये सब बोली कि हमने आपको पहले नहीं बताया था, अब बता रहे हैं। जालिम इसलिए है क्योंकि आपके पास भेजने से पहले उसने हमारी अस्मक के साथ खेला था। इतना झूठे झूठे इल्जाम लगा दिए सब। जैसे ही सुना कि अस्मक के साथ खिलवाड़ किया, भड़क गया, आक्रमण करने को उद्यत हो गया। वजीर आजम ने समझाया कि नहीं महाराज, अभी उचित नहीं होगा, वो ताकतवर है, वो आपको हरा सकता है, बुद्धि से काम लीजिए। उसको खत लिखिए। खत लिखा, कासिम तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ। खत जैसे लिखकर तैयार किया, वैसे ही मोहम्मद बिन कासिम का एक खत आया कि हम चाहें तो पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं, आपकी हुक्म की ज़रूरत है, हम आपके लिए पूरे भारत को जीत जाएंगे और पूरे भारत में इस्लाम फैल जाएगा। पढ़ा, अब इसको और शक हो गया कि ओह ये ठीक बोल रही है सब, थी सब, पूरा भारत पर ही कब्जा करना चाहता है, भारत पर कब्जा करके उसके बाद हम पर हमला कर देगा, अगर असलियत का हमारा पता चल जाएगा तो खुद शासक बन जाएगा। तुरंत लिखा कि तुम हद से आगे बढ़ाए है, वही हमने तुमको बोला कि तुम वहीं पर सिंध में रहो, तुम पूरे भारत पे सोचती, तुम वापस आओ, जरूरी काम है। वापस बुला लिया, खलीफा का आदेश था। तुरंत कासिम वापस आ गया अरब। वापस आया तो इसने क्या किया, सबसे पहले बुला लिया, उसके बाद इसको कैद कर दिया, कासिम को कैद कर दिया और बहुत अत्याचार इस पर किए। कहा जाता है कि बैल की खाल में इसको सिल दिया गया था, जिससे कि दम घुटने से इसकी मृत्यु हो गई, दम घुटने से इसकी मृत्यु हो गई, कासिम चला गया। तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में इस्लाम धर्म को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत में यही था। पूरे भारत को नहीं जीता क्योंकि वापस इसे बुला लिया गया। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, ये जो हम चर्चा पूरी कथा की किए हैं, राम कहानी, ये सब कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है इसका? तो दो किताबें हैं। एक किताब है बिलादुरी की एक किताब है फितूल अल बलदान, और दूसरी किताब है चचनामा। किसकी लिखी हुई? तो अरला अहमद की लिखी हुई किताब है चचनामा। दोनों किताब से, फितूल अल बलदान और चचनामा से पता चलता है ये पूरे इतिहास का। लिख रहे हैं, ये किताब महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। बिलादुरी के का लिखा हुआ, बिलादुरी ने क्या लिखा? बिलादुरी ने फितूल अल बलदान लिखा, फितूल अल बलदान लिखा। अच्छा, अरला अहमद ने क्या लिखा? अरला अहमद ने चचनामा लिखा। इन्हीं दो किताबों से इस पूरे कथा का पता चलता है, चचनामा। ठीक,
तो जब सिंध पर ये शासन कर रहा था उस समय यहाँ पर दो चीज़ें शुरू हुई। एक तो ऊँट का पालन शुरू हुआ, ऊँट यहाँ पर लोग पालने लगे। दूसरी खजूर की खेती शुरू हुई। ऊँट का पालन और खजूर की खेती। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को मुस्लिम शासक पहला नहीं माना जाता था, क्योंकि उद्देश्य तो इनका यही था, बस लूटना। तो एक तरह से लुटेरे थे ये, शासक नहीं थे। लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, यही दो इनका उद्देश्य था। अब इसके बाद आता है महमूद गजनवी। उसे भी शासक नहीं माना जाता, वो भी बस लूटने आया था। 17 बार आक्रमण किया था। उसकी चर्चा हम करेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ा। पूरी कथा हमें कहाँ से इसकी जानकारी मिली? तो 2 किताब से। कौन कौन बताए थे? बेलादुरी का फुतूल लिखिएगा, फुतूल अल बुलदान, और अली अहमद के चचनामा से। अली अहमद के अल्लाह अहमद लिखिए यहाँ, बोल दीजिए अली अहमद चलिए, अली अहमद के चचनामा से। ठीक, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो इसको मिटाते हैं, देखिए बाबू, महमूद गजनवी को तुर्क आक्रांता बोला जाता है। क्यों? उसका जन्म हुआ अफगानिस्तान में, गजनी में, मरा भी वहीं, शासक भी वहीं का कहा जाता है। तो अफगान बोलना चाहिए, तुर्क आक्रांता कैसे? समझिएगा जरा। तुर्क, आप सोच रहे होंगे तुर्की क्या रहता तब तुर्क कह सकते थे, यहाँ का ये रहता तब कह सकते थे, या फिर ईरान के ऊपर एक देश है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ का रहता तब भी कहीं तुर्क हम बोल देते। ना तुर्कमेनिस्तान का है, ना टर्की का है, तो ये, और ये है अफगानिस्तान का, तो इसको तुर्की क्यों बोलते हैं? तुर्क क्यों बोलते हैं? तुर्क आक्रांता क्यों बोलते हैं? कारण ये है कि तुर्क किसी देश में रहने वाले लोगों का नाम नहीं है। तुर्क एक जाति है, एक जाति थी तुर्क, जो कि अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना के पूर्वी भाग में, रसिया के दक्षिणी भाग में फैला हुआ था। ठीक, 7वीं से 12वीं सदी के बीच में इनका अधिकार टर्की पर हुआ। 11वीं सदी में टर्की का शासन तुर्कमेनिस्तान पे हो गया। देखिएगा जरा, ईरान के ऊपर यहाँ है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर यहाँ पर है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बगल में यहाँ पर है किर्गिस्तान के बगल में चाइना का पूर्वी भाग है, उज्बेकिस्तान के ठीक ऊपर कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के ऊपर रसिया का दक्षिणी भाग। तो ये सब मिलाकर, इन सब क्षेत्रों में कौन रहता था? और यहाँ पर है अजरबैजान, बीच में समुद्र है, यहाँ पर समुद्र है। ठीक, तो ये पहले थे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, चाइना के पूर्वी भाग में, रसिया के दक्षिणी भाग में। 7वीं से 12वीं सदी में बहुत सारे लोग यहाँ से अजरबैजान के रास्ते टर्की आए। कहाँ आए? टर्की आए। ठीक, और 11वीं सदी में यही टर्की वाले चले गए तुर्कमेनिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक, ये जो जाति थी, ये लुटेरों की जाति थी। लूटना काम था इनका लूटना, और जबान था इनका तुर्की। ये तुर्की भाषा बोलते थे, इसलिए ये तुर्क कहलाते थे। ऐसी जाति जिसका काम बस लूटना था, लूट कर ही अपना जीवन यापन करते थे, लुटेरे थे। तो यहाँ पर चूंकि है आपका तुर्कमेनिस्तान, ऊपर सब है, ये है, तो यहाँ से बार बार ईरान के आसपास के इलाकों में भी अपनी लूट को अंजाम देते थे। तो ईरान में उस समय शासक थे सामानी वंश का शासन था।
सामानी वंश के शासक थे अब्दुल मलिक। कौन, क्या नाम था? अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक परेशान हो गए थे इनके लूट मार से, तो क्या किए, सबको बंदी बनाना शुरू किया, सबको पकड़वाने लगे, सबको पकड़ पकड़ के गुलाम बनाने लगे। तो एक तुर्क ही था जिसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन। लिखिएगा अल्पतगीन। तो अल्पतगीन को भी इन्होंने कैद कर लिया और उसके बाद इसको अपना गुलाम बना लिया। किसने? अब्दुल मलिक ने। अब्दुल मलिक ने गुलाम बना लिया और इसे, अल्पतगीन को गुलाम बनाया और इसे कहा कि तुम यामिनी प्रशासन करो हमारे लिए, छत्रक बन के रहो, वहाँ के राज्यपाल बन के। यामिनी अफगानिस्तान का ये वाला हिस्सा यामिनी था। तो ईरान का पहले शासन अफगानिस्तान के इस हिस्से तक, यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक, तो कहा कि इस हिस्से का नाम यामिनी था। कहा कि तुम यामिनी प्रशासन करो हमारे लिए, छत्रक बन के वहाँ पर रहो। यामिनी पर गया। अल्पतगीन काबिल था, काबिलियत को देखा अब्दुल मलिक ने, कहा कि जाओ वहाँ पर भाई। अल्पतगीन जानता था कि अब्दुल मलिक में ताकत है नहीं, ये कुछ हमारा बिगाड़ पाएगा नहीं। क्या कर लिया? स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया, यामिनी हमारा है। और यामिनी का नाम बदल के क्या रख दिया? गजनी। यामिनी का नाम बदल के रख दिया गजनी। तो यामिनी जो था, यामिनी का नाम बदला और रख दिया गजनी। यामिनी का नाम हो गया गजनी। गजनी पर अपना शासन स्थापित किया। कौन? अल्पतगीन। अल्पतगीन कौन था? तुर्क था। भाषा ये तुर्की बोलते थे, भाषा ये तुर्की बोलते थे। 7वीं से 12वीं सदी के बीच में टर्की पर इन्होंने कब्जा किया था और उस समय इस टर्की का नाम तुर्कीये था। क्या नाम था? तुर्कीये। तुर्कीये। बाद में इसका नाम टर्की पड़ गया। अभी के समय में हम इसे टर्की बोलते हैं। टर्की शब्द आया कहाँ से है? तो टर्की शब्द टर्किया से आया है। लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। रोमन एम्पायर में जो भाषा चलती थी लैटिन, उसका एक शब्द है टर्किया, टर्किया या टर्चिया, टर्चिया। दोनों का मतलब एक ही होता है, तुर्कों की भूमि। तुर्कों की भूमि, जो तुर्कों की जाति है, लुटेरों की जाति, उन तुर्कों की भूमि को टर्किया कहा गया और इसी टर्किया से टर्की बना। इसी टर्किया से यह हटा दिया गया और टर्की नाम पड़ गया। आज हम टर्की के नाम से इसे जानते हैं। तो ये तुर्कों की भूमि थी। तुर्क यहाँ पर गए इसलिए इसका नाम तुर्की पड़ा। तुर्की के ये थे इसलिए ये तुर्क नहीं कहलाते थे। तुर्क यहाँ पर गए इसलिए इसका नाम तुर्की पड़ा। तुर्की तो भाषा थी, टर्की पड़ा इसका नाम। बाद में इन्हें टर्की वालों ने तुर्कमेनिस्तान पर कब्जा किया। तुर्कमेनिस्तान एक फारसी शब्द है जिसका भी अर्थ होता है तुर्कों की भूमि। आप खुद देखिए तुर्कमेनिस्तान, अगर इसे माने हम समझे विनोद में भी, तो तुर्क मेन, MEN, मेन, मेन माने लोग, लोग, मैन का बहुवचन है मेन अंग्रेजी में, प्लूरल फॉर्म। तो मेन माने लोग। तो तुर्क लोगों की भूमि, स्थान, तुर्कमेनिस्तान, स्थान को बोला जाता है। तो तुर्क लोगों का स्थान, तुर्क लोगों की भूमि तुर्कमेनिस्तान। तो फारसी देखें तो तुर्कमेनिस्तान भी तुर्कों की भूमि, टर्की भी तुर्कों की भूमि। तुर्क वहाँ पर रहने लगे इसलिए उसका नाम तुर्की पड़ गया। इसलिए ये नहीं समझिए कि ये भाई तुर्की के, तो ये था नहीं मोहम्मद गजनवी अफगान का था, फिर इसे तुर्क क्यों बोलते हैं? तुर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुर्क जनजाति का ये था, इसका डिसेंट तुर्क था। लेकिन अभी तो बात मोहम्मद गजनवी की हुई ही नहीं, अभी तो हम अल्पतगीन पर हैं। अल्पतगीन ने गजनी को अपना राजधानी बनाई और अल्पतगीन का एक दामाद था, नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन भी तुर्क ही था, ये भी तुर्क जाति का ही था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन दामाद बना तो इसको दहेज में मिल गया गजनी, घर जमाई बनकर रहा सुबुक्तगीन। इसने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था, पर उतना पुरजोर आक्रमण किया नहीं था, इसलिए इससे पहला रियल तुर्क आक्रांता नहीं माना जाता है। इसका बेटा था महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो था ये अपने पिता के आक्रमण से, सुबुक्तगीन के आक्रमण से प्रभावित होकर बहुत बार आक्रमण किया। 1000 से 1027 के बीच में, 1000 से 1027 के बीच में ये पूरा 17 आक्रमण किया, 17 आक्रमण किया। 2 आक्रमण इसमें प्रसिद्ध है। 1018 में ये कन्नौज पर आक्रमण किया था, कन्नौज यूपी का क्षेत्र, यहाँ पर कन्नौज पर आक्रमण किया। और 1025 में ये सबसे फेमस है, परीक्षा में कई डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, सोमनाथ के मंदिर पर, सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ जो गुजरात में है, तो गुजरात में सोमनाथ गुजरात में है। उस समय शासन किसका था? भीम प्रथम का। ये चालुक्य वंश के शासक थे। अब चालुक्य वो नहीं जो दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ाए हैं, ये सोलंकी चालुक्य थे। उसमें तो हम लोग वातापी के चालुक्य पढ़े थे, कल्याणी और बेंगिका पढ़े थे, ये सोलंकी चालुक्य थे। इसकी बात हम आगे करेंगे।
पृथ्वीराज रासो जब पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, उसी से आया है। तो सोलंकी चालुक्य के शासक थे भीम प्रथम। भीम प्रथम को हरा दिया था और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, लूटा, मंदिरों को लूटा, इसने बहुत सारे मंदिरों को लूटा। दक्षिण भारत के शासकों ने इतने मंदिर बनवाए थे, उत्तर भारत के शासकों ने भी इतने मंदिर बनवाए थे। उस समय प्रतिस्पर्धा होती थी शासकों के बीच, मंदिर बनवा के अपनी समृद्धि को दिखाते थे, हम इतने ज़्यादा समृद्ध तो हम इतने ज़्यादा समृद्ध। दक्षिण भारत में हमने पढ़ा भी पल्लव और चालुक्य, इन दोनों में बड़ा संघर्ष चला और ये इस संघर्ष में एक मंदिर भी बनवाने का संघर्ष चलवाए थे, हम इतना मंदिर बनवाएंगे तो हम इतना मंदिर बनवाएंगे। दोनों मिलकर पल्लव और चालुक्य अकेले 70 मंदिर बनवा दिए थे और सब मंदिरों में बड़ा धन था, सोने की मूर्तियाँ थी, सबको लूटने का काम था इन लोगों का। तुर्कों ने लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो भाषण याद मुझे आता है, वो जब गए थे, वो कहते हैं कि मैं जब गया था, विदेश मंत्री जब था और मैं अफगानिस्तान में गया तो वहाँ के मेज़बानों से मैंने कहा कि मैं गजनी जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा गजनी क्यों जाना चाहते हैं, गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट है नहीं, वहाँ पर कोई 5 स्टार होटल नहीं है, वहाँ पर कोई देखने लायक जगह चीज़ें नहीं है, वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं। वाजपेयी जी कहते हैं कि मैं अपनी मन की बात उनसे कह नहीं पाया, लेकिन मेरे मन में महमूद गजनवी का कांटा ना जाने कब से खटक रहा था। जब से मैंने इसके सोमनाथ के आक्रमण के विषय में पढ़ा था किशोरावस्था में, तब से ये कांटा मेरे मन में अंदर चुभ रहा था। मैं देखना चाहता था कि वो गजनी है कैसा, इस समय है कैसा वो, जहाँ से वो महमूद गजनवी आया और सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। वो कहते कि मुझे आश्चर्य इस बात पर हुई कि अफगानिस्तान के इतिहास में महमूद गजनवी का कोई जिक्र नहीं है। गजनी जो जगह एक कस्बे की तरह है, गांव की तरह है, कोई वहाँ पर प्रगति कुछ नहीं, और महमूद गजनवी को इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जाता है अफगानिस्तान के। हमारे यहाँ के इतिहास में पढ़ाया जाता है, अफगानिस्तान में नहीं। उसी के देश के लोग उसे नहीं जानते हैं और हम इतनी बड़ी बड़ी गाथा उसकी पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है जिसे पता ना क्या था वो। ये सब चीज़ें हैं। तो खैर महमूद गजनवी आया, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा, 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। इसका अंतिम आक्रमण जाटों पर था, जाटों पर, हरियाणवी जाटों पर इसका अंतिम आक्रमण था, अंतिम आक्रमण। ठीक, 1030 में इसका द एंड हो गया, 1030 में महमूद गजनवी चला गया। ठीक, तो 1030 में इसका द एंड। लेकिन इसने जब आक्रमण किया था कुछ समय तक रहा भी था। क्या क्या किया था इसने? भारत में चांदी का सिक्का चलवाया था, चांदी का सिक्का चलवाया था, चांदी का सिक्का। उसमें एक बगल संस्कृत में लिखा था और एक बगल अरब में लिखा था, अरबी भाषा। एक बगल संस्कृत में लिखा गया था और एक बगल अरबी में लिखा गया था, अरबी में। चांदी का सिक्का चलवाया था। इसके साथ साथ 4 कवि आए थे यहाँ पर। एक आया था उत्तवी, फिरदौसी, एक फारूकी, और एक सबसे प्रसिद्ध अल-बरूनी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है अल-बरूनी की किताब का नाम, किताब उल हिंद। अल-बरूनी गजनी के साथ भारत में आए, 10 साल रहे भारत में, वाराणसी में रहे, संस्कृत भाषा सीखा। 10 साल बस वाराणसी में रहे, बहुत समय तक रहे भारत में, 10 साल बस वाराणसी में रहे और संस्कृत भाषा को सीखा अल-बरूनी ने। अल-बरूनी की किताब किताब उल हिंद। अल-बरूनी की किताब का नाम किताब उल हिंद। ठीक, पूछ लेता है अल-बरूनी की किताब तो किताब उल हिंद। फिरदौसी की किताब थी शाहनामा। क्या नाम था? शाहनामा। फिरदौसी की किताब शाहनामा। तो ये सब चीज़ें बस ये याद रखिएगा। अल-बरूनी का सबसे पहले याद रखिएगा किताब उल हिंद, फिरदौसी का याद रख लीजिएगा शाहनामा, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। मुतवी और फारूकी ये सुने। खैर ये सब बातें थी महमूद गजनवी के बारे में। इतना ही जानना था आपको महमूद गजनवी के बारे में, ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, इतना पर्याप्त है। तो अगले क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु भारतस्य संस्कृतिः। जय श्री राम।